कि इस केस पे प्रोग्रेस होगा, वैसे नहीं हुआ है और काफ़ी सवालात बनते हैं। उम्मीद है कि अब जो एसपी साहब जो यहाँ का पोस्ट हो चुका है और जो इंटरम हुकूमत है, जो ना सिर्फ उनके वज़ीर मगर जो उनके ब्यूरोक्रेसी है, उनको मालूम होना चाहिए कि सिंध के लिए, हमारे लिए जान मोहम्मद महर साहब कौन था। उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि हम क्यों चाहते हैं कि आप ये जल्द से जल्द हमें इंसाफ दिलवाया जाए। शायद हमारा कराची में जो ऑफिसर्स लगे हैं वो किसी और सूबे से आए हैं, तो उनको शायद अंदाज़ा ना हो, मगर पूरा सिंध का मुतालबा है कि जान मोहम्मद महर साहब को इंसाफ दिया जाए। और मुझे बहुत दुख हुआ, तकलीफ़ हुआ कि मैं इतने दिन बाद आ रहा हूँ ताज़ियत करने के लिए इनके ख़ानदान के साथ, और आज भी इनके ऐसे शिकायतें हैं जो नहीं होने चाहिए। उम्मीद है कि जो हमारा इंटरम वज़ीर बन चुके हैं, जो वज़ीर आला साहब मकबूल बाकर साहब ख़ुद इधर ना सिर्फ तशरीफ़ ले आएंगे मगर इस केस का ख़ुद पीछा करेंगे और हम सबको इंसाफ दिलवाया जाएगा। जो आज पुलिस अफसरान से थोड़ा बहुत हमारा इंटरेक्शन हुआ है, मुझे उम्मीद तो है कि वो पूरा कोशिश करेंगे, मगर जैसे अगर कोई JIT बना है और इतना बड़ा लेवल का एक ऐसा कदम उठाया गया है, तो मेरा ख्याल में इस इशू को एक ज़्यादा प्रायोरिटी होना चाहिए इंटरम हुकूमत की तरफ से। और इस इशू सिंध का जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है उससे जुड़ा हुआ है। जो हमारा कच्चा में जो हमारे बहादुर पुलिस ऑफिसर्स काफ़ी अरसे से लड़ते आ रहे हैं, जान भी कुर्बान, शहादत भी कबूल कर रहे हैं, इसमें उनको पूरा पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए, पूरा इंतज़ामिया का सपोर्ट चाहिए, पूरा हुकूमत को सपोर्ट चाहिए ताकि हम इस मसला को हल कर सकें। अगर अमेरिका के जो हथियार हैं जो अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल किए जाते थे दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए, अब वो अगर असला दहशतगर्दों के पास पहुँचे हैं और सिर्फ पख्तूनख्वा के दहशतगर्दों के पास नहीं मगर हमारा कच्चा में भी पहुँच चुके हैं, तो अंदाज़ा होना चाहिए कि कितने खौफनाक खान साहब का जो पॉलिसी था और उसका जो असरात वो कितने खौफनाक हैं। इस इशू को अगर सही तरीके से मुकाबला ना किया जाए तो हर जो क्राइम है, ना सिर्फ मर्डर के मगर जैसे किडनैपिंग के क्राइम्स हैं या चोरी करने के क्राइम्स हैं या जो पेटी क्राइम से लेके बड़े क्राइम्स हैं, वो सब ना सिर्फ हमारे सूबे में या कच्चे के इर्द गिर्द मगर दूसरे सूबे में और पूरा पाकिस्तान का असर होगा। बेहतर ये है कि जब मसला को आप हेड ऑन लेते हैं और उसको सही तरीके से अर्ली स्टेजेस में डील करते हो, तो फिर वो आप उसको रोक सकते हो उससे पहले कि वो भरते हुए और उसका पूरा पाकिस्तान पे नुकसान हो। क्योंकि जहाँ तक जान मोहम्मद महर साहब का केस है, वहाँ हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ ख़ानदान के साथ तो ज़रूर मगर हमारे जो प्रेस क्लब के प्रेस के साथी हैं उन सब के साथ हम शाना बिशाना खड़े हैं और तब तक खड़े हैं तब तक हमें इंसाफ, हम सबको इंसाफ ना दिया जाए। ये बताएगा 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, आप जो अभी बात कर रहे हैं लाइन एंड ऑर्डर की, 15 साल में आपने क्या क्या कर रही है?
आपका बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 15 साल हुकूमत रहा है, और मुझे याद है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन 15 साल पहले इधर से कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बरसी के लिए जाते थे, तो हम सब इकट्ठा होके काफ़िला में की सूरत में जाते थे कि ऐसा ना हो कि हमें एक अच्छे से रेड हो। मुझे याद है कि ये 15 साल में हम किस जगह पे शुरू हुए थे कि हमारे शहरियों का खून का होली खेला जा रहा था। दहशतगर्दी का पख्तूनख्वा से कराची तक आप सबको नज़र आ रहा था, और तब भी अफसोस के साथ पाकिस्तान के हुक्मरान और सियासतदान में एक ऑस्ट्रिच पॉलिटिक्स का आदत है कि वो अपना जो ऑस्ट्रिच पॉलिटिक्स तो है वो अंग्रेज़ी का एक कहावत है कि जो ऑस्ट्रिच अपना वो सर छुपाता है और उनको अंदाज़ा नहीं है कि चीज़ें उनके इर्द गिर्द कितने बुरे होते जा रहे हैं। और तब भी सिर्फ एक पीपल्स पार्टी था जो कहता था कि इन दहशतगर्दों को आपको मुकाबला करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं हो सकता कि एक तरफ से आप मदद करो और दूसरी तरफ से आप बयानात दो। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉलिसी ये था, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इन सब को, जब किसी मर्द सियासतदान में हिम्मत नहीं था, आंखों के आंखें डालकर ललकारती थी। जब वो पहुंची, दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, आज तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा 200 से ज़्यादा जो शहीद हुए कारसाज का वाक़या, उसके बावजूद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पीछे नहीं हटी इस इशू को के लिए, दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए वो जद्दोजहद करती रही। और वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत था जिसने तमाम स्टेक होल्डर्स को, पाकिस्तान के कौम को इनके ख़िलाफ़ इकट्ठे किए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना सिर्फ उनका मुकाबला किया मगर मुकाबला करके इनका, जैसे कहते हैं कि बैकबोन तोड़ दिया था। जो किडनैपिंग का रैंसम था हमारा, ना सिर्फ पूरा मुल्क में असर होगा लेकिन इसलिए कि हमारा हुकूमत यहाँ सूबे सिंध में था, तकरीबन ख़त्म हो चुका था। पेटी क्राइम्स जो था वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो चुका था। अब क्या हुआ है जिसकी वजह से, चाहे वो मजहबी दहशतगर्दी हो, चाहे वो हमारा कच्चा के दहशतगर्द हो, चाहे वो वही किडनैपिंग या क्रिमिनल के लोग हो, वो ना सिर्फ यहाँ, चाहे वो बलूचिस्तान हो, जनूबी पंजाब हो, पख्तूनख्वा हो, वो फिर से अपने सर उठा रहे हैं। वो इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो जो पॉलिसी जिसका मैं जिक्र कर रहा था उसमें अमल दरामद नहीं हुआ। वो नेशनल एक्शन प्लान जिसके लिए हमने जद्दोजहद किया, आपको याद होगा, तब भी 2014 के ऑपरेशन से पहले तमाम सियासी जमातें कह रहे थे कि इनसे बातचीत किया जाए, इनसे डायलॉग किया जाए, इनसे दोस्ती की जाए, और एक ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी था जो कहता था आपको मुकाबला करना पड़ेगा, आपको रिट ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, वरना इन पर आप काबू नहीं होंगे। अब दो चीज़ें हुई हैं, एक तो जो महंगाई का सुनामी, बेरोज़गारी, गुर्बत का जो मुआशी बहरान का सिलसिला है, उसकी वजह से क्राइम मुल्क भर में बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ जो हमारा सेल्फ सैबोटाजिंग नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो खान साहब ने इतने सालों का मेहनत को चंद दिनों में ख़राब कर दिया। जब अफ़गान हुकूमत नया बन रहा था तो उस वक्त इसने पाकिस्तान के बॉर्डर्स ना सिर्फ उन शहरियों के लिए चले, सालेम वालों को तो बनता है, पूरी दुनिया में ऐसे होता है, मगर वो दहशतगर्द जो उनके जेलों से फरार होके यहाँ आए, उनको आबाद करने का प्लान बनाया था। क्या जो जनरल फैज़ साहब था और जो इमरान खान साहब था या जो भी इस प्लान में इन्वॉल्व थे, इनको ये अंदाज़ा नहीं था कि अगर वो साबिक TTP, साबिक अल-कायदा को मेरा फाटा के इलाके में फिर से आबाद करेंगे तो कितना देर लगेगा उनको हमारा कराची पहुंचने तक?
क्या उनको अंदाज़ा नहीं था कि जो APS का वाक़या के बाद पाकिस्तान के बहादुर जो ऑफिसर्स थे जो शहादत कबूल करके इनको नॉर्थ वज़ीरिस्तान से भगाया था, क्या उनको अंदाज़ा नहीं था कि वो वापस आके उसी फ़ौज पे हमला करना शुरू कर देंगे? अब इस रियासत में ये कैसे मुमकिन हो कि हम शहादतें दें, पाकिस्तान के शहरी शहादतें दें, पाकिस्तान की क़यादत शहादतें दें, पाकिस्तान के फ़ौज शहादतें दे, पाकिस्तान की पुलिस शहादतें दे, हम वो काम करें जो नेटो अफ़गानिस्तान में नहीं कर सके, हम पाकिस्तान में दहशतगर्दों को हरवाएं और चंद दिनों और 2-3 शख्स ये फैसला कर सके कि कौम के दुश्मन को वो माफ़ कर सकते हैं पार्लियामान से पूछे बगैर, अवाम से पूछे बगैर। अगर आप ऐसे काम करेंगे तो फिर ये मसले होंगे जैसे आजकल चित्राल में हो रहा है, ये मसले होंगे जैसे हमारे यहाँ कच्चे चाह आप इधर रहते हो या आप जनूबी पंजाब में रहते हो या आप बलूचिस्तान में रहते हो, ऐसे ही होगा। मैं चाहता हूँ कि अब जो पुराना तरीका है इस मुल्क का चलाने का वो छोड़ा जाए, हम अपने शहरियों के साथ, अपने अवाम के साथ, अपने रियासत के साथ, अपने शुरा के साथ इंसाफ करें। और जो लोग इस गलत फैसले में इन्वॉल्व थे, अगर वो सियासतदान, तो पाकिस्तान के अवाम उनसे एहतसाब करेंगे, हम उनका एहतसाब करेंगे। अगर वो किसी और इदारा में थे तो वो इदारा आप उन लोगों का एहतसाब करो कि ये कैसे हुआ और कैसे हुआ कि मेरा और आपका दुश्मनों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को, पाकिस्तान की रियासत के दुश्मनों को एक बार फिर अगर पाकिस्तान में मुसल्लत किया गया तो इसके पीछे एक कहानी है और पाकिस्तान के अवाम का हक है, शहीदों के ख़ानदानों का हक है कि उनको बताया जाए, उनको पता हो कि ये जो दहशतगर्द हैं इनके वापस आने के जो इसके पीछे जो कहानी है अब खुलना चाहिए। सलीम साहब, चेयरमैन साहब, आपने खुद गुर्बत और बेरोजगार की बात की। जब अगस्त में मुद्दत पूरी हुई, पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी, उसके बाद एकदम से पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। उसके बाद आपने देखा कि अब बिजली के बिलों में आवाम के ऊपर एक पहाड़ गिराया गया। लोग जो है वो भारी बिलों की वजह से परेशान हो गए। भारी बिल हो गए, जमा नहीं करवाए गए। अब कार्रवाइयाँ करके उनके खिलाफ FIR दाखिल की जा रही हैं, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। क्या बहुत मैं समझता हूँ कि एक बहुत अफसोस की सूरत हाल बन रहा है। एक तरफ तो मईशत इतने बुरे हालात में है, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, जिसका वजह से सब चीज़ों पे असर हो रहा है, यहाँ तक लोन ऑर्डर पे असर हो रहा है। और तो एक तो आप लोगों को तकलीफ़ में आपकी पॉलिसीज़ की वजह से, आपका तो कसूर नहीं है कि इमरान खान ने फैसला कर दिया कि नहीं हमने IMF नहीं माना, आपका तो ये कसूर नहीं है। अब उसका बोझ आपने उठाना है, हम सब ने उठाना है। आपका कसूर नहीं है कि हमारा हुकूमत 6 महीने लगे हमें ये फैसला करने के लिए नहीं हमने वापस IMF का जो डील है जो हमने सैलाब के जो दौरान पता नहीं छोड़ा था, वो हमारा कसूर नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद में जो फैसले होते हैं उनका एक कॉन्सिक्वेंस होता है और कॉन्सिक्वेंस को अफसोस के साथ अवाम को भुगतना पड़ रहा है। और अब वो कहते हैं ना कि एक तरफ तो जुल्म हुआ है और उस जुल्म के ऊपर जुल्म हो रहा है। अब बिजली का बिल अगर ऊपर हो रहा है तो इसलिए कि एक तो जो ये अनरिस्पॉन्सिबली अपने इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के साथ, इंटरनेशनल इदारे के साथ इंगेज किए। दूसरे वो कहते हैं चोरी। ये चोरी का डेफिनेशन आपको करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि चोरी वो कर रहे हैं, वो चोरी कर रहे हैं कि जहाँ से ये बिजली बनता है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो हमारे यहाँ हो, चाहे वो कपचारे पख्तूनख्वा का हाइडल मंसूबे हो, उनको तो प्रॉफिट्स ही नहीं दिए, ना प्रॉफिट्स दिया जाए ना अपना रिसोर्स की फ़ायदा, मतलब उनकी अपनी रिसोर्स की वजह से सस्ता बिजली मिले। आपको तो सबसे कम सस्ता बिजली मिलना चाहिए। थरपारकर तो यहाँ है, थरपारकर का कोल यहाँ से आता है, मगर मैं सिंध हुकूमत की तरफ से सब्सिडी दिलवा के उस गांव को और उनका बिजली का बिल कवर कर देते हैं। एक्चुअली आपका आइन क्या कहता है? आपका आइन ये कहता है कि जहाँ वो रिसोर्स में मौजूद है पहले उनका हक है,
फिर उसके बाद वो बाकी जगहों को बेचें। एक तो जो हम अपना आइन पे अमल दरामद नहीं कर सके, तो इसका नुकसान इस तरीके से, चाहे वो सिंध की गैस हो या बलूचिस्तान की गैस हो, वहाँ के अवाम पे एक असर हुआ है। हमें कहा जाता है कि आप महंगा LNG खरीदो और जो आपका सस्ता गैस है हमें वो तो दूर दूर तक पहुंचाना है। तो इस नाइंसाफ़ी को हमें एड्रेस करना है। जब तक हम इस नाइंसाफ़ी को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक आप इस बिजली का मसला को एड्रेस नहीं कर सकेंगे। मैं समझता हूँ उसका फ़ायदा होगा कि आप इसको एड्रेस करें, जिनका हक है पहले उनको मिले और फिर ये आगे हम इसको इस्तेमाल करें। तीसरा, जो बिजली का बिल आता है, चले IMF कहता है कि हमने प्राइस पे एक तरीके से चलना है, लेकिन IMF ये नहीं करते हैं कि जहाँ आप बिजली दे भी नहीं रहे हो, मतलब 18 घंटे की बिजली नहीं है और बिजली का बिल ऐसे आता है कि आपने पता नहीं 24 घंटे बिजली चलाई है, तो चोरी क्या आप कर रहे हो या वो बिल भेजने वाला कर रहे हैं? ऐसे तो चले, मैं मानता हूँ कि बिजली आप महंगा हो गया है और इस्तेमाल के मुताबिक फिर आप ज़रूर एक वो प्राइस ले, चार्ज करे, मगर ये कैसे मुमकिन है? मतलब हमारे यहाँ तक लिटरली 16-18 घंटे बिजली नहीं होता है और वो बिल ऐसे ही देते हैं जैसे हम पूरा दिन अपना वो चला रहे हो। कराची में भी 8 घंटे बिजली नहीं होते, मगर वो बिल ऐसे देते हैं जैसे हम सब 24 घंटे जो है। तो मेरा ख्याल में बहुत से तरीके हैं कि इस इशू को हम एड्रेस कर सकते हैं। हमारे पास इतने से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सोलर है, विंड है, मगर इस्लामाबाद का ब्यूरोक्रेसी, जैसे आपका थरकोल को 20 साल सैबोटाज किया और फिर आखिर हमने जब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो आज थरकोल सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव बिजली जो पाकिस्तान की ग्रिड पे प्रोवाइड होता है, सबसे चीपेस्ट, वो आपका थरकोल से आता है। वैसे ही जो हमारा सोलर और विंड के मंसूबे हैं, ये नेपरा वाले, ये जो वफाक में बैठे हैं, वो किसी भी सूबा, ना मेरा ना ये सूबा ना पंजाब का, किसी को नहीं चलने दे रहे। इनको फैसिलिटेट करना चाहिए। आज तक 1 साल में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म था, हम सब हुकूमत में थे, 1 साल के अंदर मैं तो समझता हूँ कि हर डिवीज़न में, हर डिस्ट्रिक्ट के बाहर में सोलर पार्क खड़ा करके आप पे एटलीस्ट आपकी बिजली के बिल को वो इस पे असर कर सके। चले, अगर ये वफाक वालों से नहीं हो सकता तो इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा जब हम आएंगे, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने कर लिया है, as far as we are the only province that is shown that we can we have laid our own transmission line for electricity, we've set up our own power production। तो मेरा ना सिर्फ इस सूबा से मगर बलूचिस्तान से, जुनूबी पंजाब से, पख्तूनख्वा, जहाँ आप देही इलाके में या ऑफ ग्रिड शहरों भी इन्होंने बिजली से महरूम रखा है, उनके हर डिस्ट्रिक्ट के साथ या कम से कम हर डिवीज़न पे हम सोलर एनर्जी के मुताबिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे के तहत सोलर एनर्जी का, ग्रीन एनर्जी का बिजली खुद लगाएंगे, खुद वो पावर केबल ट्रांसमिशन लाइन आपको देंगे और ख़ुद आपके ये जो लोकली इस इशू को इंशाल्लाह ताला एड्रेस के मुल्क के लिए क्या मैशेज ज़रूरी है या इलेक्शन ज़रूरी है? आप जो इतना इलेक्शन का शोर मचा रहे हैं, 2-4 साल बाद हो जाएंगे और एक नैरेटिव ये भी जन्म ले रहा है कि इलेक्शन जो है वो डिले होंगे। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन डिले होंगे? यार आप प्लीज़ एक एक करें, मैं आप यादाश्त आप सब पे इतना तगड़ा होगा। चाहत अब आ जाता हूँ मैं। पीपल्स पार्टी भी सदर पाकिस्तान से मुतालबा करती है कि वो आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन की तारीख दें। नहीं, एक्चुअली हम नहीं करते हैं। मैंने अपना जो GCC का मैं जिक्र करता आ रहा हूँ, उसी CC में 90 दिन का तो अपनी जगह हमारा ख्यालात, और उस पर तो बहस भी आगे होगा, लेकिन जहाँ तक डेट का ऐलान का इख्तियार, वो हमारी नज़र में, मेरा पार्टी की नज़र में इलेक्शन कमीशन के पास है और इलेक्शन कमीशन ही डेट ऐलान करते हैं। और यही वजह है कि हम इलेक्शन कमीशन से ही
ریکویسٹ کریں گے میرے سوال کہ کا جو جواب دے دیں آپ کہ الیکشنز ٹائملی ہو. آپ یاد دلوائیں مجھے, اس لیے آپ 3 دفعہ مجھے میں نے انٹرپٹ یہ کیا کہا تھا کہ ملک میں جو ہے ہاں وہ معیشت ضروری ہے. میں